तो आप 1 लाख रुपए के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को गिरवी रखते हैं, उसके बदले में आपको 45,000 रुपए का लोन मिलता है। अब ये 45,000 रुपए एक लिमिट है जो आपको मिलती है, तो ये पैसा तुरंत आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता है। आप खुद तय कर सकते हैं कि आपको कब और कितने पैसे चाहिए। तो इस 45,000 रुपये की लिमिट के खिलाफ मान लीजिए आप तय करते हैं कि अभी मुझे 20,000 रुपये निकालने हैं, तो 20,000 रुपये पर ही ब्याज लगना शुरू होता है। तो आप 45,000 रुपये पर ब्याज नहीं देते हैं, आप केवल उतनी ही राशि पर ब्याज देते हैं जितना आपने उपयोग किया है, और केवल उतने ही समय के लिए जितने समय तक आपने उस राशि का उपयोग किया है। लोन चुकाने का फैसला आप खुद करते हैं, तो ग्राहक खुद तय करता है कि वह कब लोन चुकाना चाहता है। ये एक बुलेट पेमेंट है। नमस्कार और स्वागत है मार्केट पिलर्स अनकवर्ड में। यह वह सीरीज है जिसमें हम आपको उन लीडर्स की इनसाइट्स लाते हैं जो भारत के वित्तीय परिदृश्य को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। हमारे आज के मेहमान हैं श्री कृष्ण कन्हैया। वे मिराई एसेट फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया के सीईओ हैं, जिनके पास मिराई एसेट ग्रुप में 15 साल और कुल मिलाकर 22 साल का अनुभव है। वे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कॉस्ट अकाउंटेंट हैं और इस तरह भारत के वित्तीय इकोसिस्टम पर अपनी समझ साझा करने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हैं। लेकिन आज हम उनके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, म्यूचुअल फंड, शेयर और सिक्योरिटीज के बदले लोन। मुझे यकीन है कि आप सभी ने इस प्रोडक्ट के बारे में सुना होगा जो मौजूद है, लेकिन आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि यह आपके लिए कैसे उपयोगी हो सकता है, इसका उपयोग कौन कर सकता है, किस उद्देश्य से, इसके जोखिम, लाभ, ब्याज दरें आदि क्या हैं। श्री कन्हैया, आज मार्केट पिलर्स पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुबीना, मुझे मनी टीवी पर लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बातचीत का सचमुच इंतजार कर रहा हूँ। हम भी निश्चित रूप से इस बातचीत के लिए उत्साहित हैं। तो मेरा मानना है कि चलिए सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स और सिक्योरिटीज के खिलाफ लोन का एक व्यापक अवलोकन करते हैं। नाम से ही काफी हद तक स्पष्ट है कि इसका क्या मतलब है, लेकिन क्या आप हमारे दर्शकों के लिए इन प्रोडक्ट्स को विस्तार से समझा सकते हैं? देखिए, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज एक छत्र उत्पाद है। इसके अंतर्गत लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज के तहत कई प्रकार के सब लोन होते हैं, जैसे कि लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, लोन अगेंस्ट शेयर्स, ये लोन डिबेंचर्स के खिलाफ भी हो सकता है, या फिर इंश्योरेंस पॉलिसीज के खिलाफ भी लोन मिल सकता है। तो आप विभिन्न प्रकार की सिक्योरिटीज को गिरवी रखते हैं और उसके बदले में आपको लोन मिलता है। मेड एसेट फाइनेंशियल सर्विसेज के मामले में हम म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स के खिलाफ लोन प्रदान करते हैं। फिलहाल हम डिबेंचर्स या अन्य सिक्योरिटीज के खिलाफ लोन नहीं देते हैं। तो जब हम म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स के खिलाफ लोन की बात करते हैं तो इक्विटी के लिए LTV लगभग 45% होता है और डेब्ट के मामले में यह 80% है। मूल रूप से आप अपनी जो सिक्योरिटीज हैं उन्हें गिरवी रखते हैं। मान लीजिए आपके पास इक्विटी म्यूचुअल फंड है, तो आप 1 लाख रुपए मूल्य के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स गिरवी रखते हैं। उसके बदले में आपको 45,000 रुपए का लोन मिलता है। अब ये 45,000 रुपये एक लिमिट है जो आपको मिलती है, तो ये पैसा तुरंत आपके बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं होता है। आप ये तय कर सकते हैं कि आपको कब और कितने पैसे चाहिए। तो इस 45,000 रुपये की लिमिट के खिलाफ मान लीजिए आप तय करते हैं कि मुझे अभी 20,000 रुपये निकालने हैं, तो 20,000 रुपये पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। तो आप 45,000 रुपये पर ब्याज नहीं देते, आप केवल उतनी ही राशि पर ब्याज देते हैं जितना आपने उपयोग किया है, और केवल उतने ही समय के लिए जितने समय के लिए आपने उसे उपयोग किया है। लोन की अदायगी आप खुद तय करते हैं, तो ग्राहक खुद तय करता है कि वह कब लोन चुकाना चाहता है। ये एक बुलेट पेमेंट है। तो लोन 1 साल के लिए आता है, जिसे ग्राहक की क्रेडिट वर्थिनेस के आधार पर रिन्यू किया जा सकता है। 1 साल के भीतर आप इस प्रोडक्ट का बार बार उपयोग कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने 20,000 निकाले, फिर दोबारा 10,000 निकाले, अब चुकता करते हैं, फिर से निकाल सकते हैं। तो जब भी आपके ऊपर कोई बकाया राशि होती है उस पर ब्याज लिया जाता है, और ये ब्याज हर महीने आपके बैंक खाते से लिया जाता है। मूलधन की अदायगी आप खुद तय करते हैं कि कब करनी है। तो यहाँ एक स्पष्टीकरण देना चाहूंगी। मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाए हैं और मुझे लगभग 45,000 की क्रेडिट लाइन मिली है। ये तो स्पष्ट है कि फिर मैं उन पूरे 1 लाख के म्यूचुअल फंड्स को छू नहीं सकती, सही है?
भले ही मैं स्वीकृत राशि में से सिर्फ 20,000 या 10,000 ही इस्तेमाल कर रही हूँ, फिर भी मेरे पास 1 लाख के म्यूचुअल फंड्स पर कोई अधिकार नहीं रहता। तो आपके पास अधिकार तो रहता है, बस आप उन्हें रिडीम या स्विच नहीं कर सकते। लेकिन सारे फायदे फिर भी आपको ही मिलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर वो शेयर हैं तो आपको डिविडेंड्स भी मिलते हैं, बोनस भी मिलता है। इसी तरह अगर म्यूचुअल फंड डिविडेंड प्लान है तो आपको डिविडेंड फिर भी मिलता है। तो मालिकाना हक आपके पास ही रहता है, बस इतना है कि वह उधारदाता के पक्ष में गिरवी रखा गया है, तो आप उसे बेच नहीं सकते। ठीक है। तो आइए समझते हैं कि इस सुविधा का उपयोग कौन कर सकता है। मेरा मतलब है, क्या यह सभी के लिए लागू है या इसमें कुछ फिल्टर हैं? आपकी आय एक निश्चित स्तर की होनी चाहिए या शायद आपका क्रेडिट स्कोर भी, जो आजकल एक बहुत महत्वपूर्ण कारक बनता जा रहा है और बहुत से खुदरा निवेशक भी अब क्रेडिट स्कोर के महत्व को समझने लगे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये विशेष क्रेडिट लाइन किसके लिए उपयोगी है? तो हमारे मामले में अगर आपका क्रेडिट स्कोर 0 है, यानी आप क्रेडिट के लिए नए हैं, या आपका स्कोर 500 से अधिक है, तो ये एक सीधा साधा प्रक्रिया है और आपको तुरंत लोन मिल जाता है। अगर आपका स्कोर 0 से 500 के बीच है तो इसका मतलब है कि आपके क्रेडिट में कुछ कमी है। ऐसे में मामला हमारी रिस्क टीम के पास जाता है और फिर रिस्क टीम अधिक डेटा के साथ मूल्यांकन करती है और उसी के आधार पर या तो आपका केस स्वीकृत करती है या अस्वीकार कर देती है। उपयोग की दृष्टि से देखें तो यह उत्पाद बाजार में बहुत लंबे समय से मौजूद है। अधिकांश बड़े बैंक, बड़ी NBFC इस उत्पाद को रखते थे। हालांकि लगभग 3 साल पहले तक यह भौतिक स्वरूप में ही था और इससे यह उत्पाद थोड़ा जटिल हो गया था, क्योंकि लोन बनाने में 1 हफ्ते से भी ज्यादा समय लग जाता था और लोन बनाने से भी ज्यादा लोन क्लोजर में समय लगता था, क्योंकि लोन क्लोजर के समय अक्सर आवेदन अस्वीकृत हो जाते थे, कभी सिग्नेचर मेल ना खाने की वजह से या किसी और कारण से। तो हमने क्या किया है कि हमने पूरी प्रक्रिया को एक सहज डिजिटल यात्रा बना दिया है, जिससे लोन केवल 15 मिनट में लिया जा सकता है। तो एक ऐसा उत्पाद जो पहले मुख्य रूप से HNIs द्वारा ही लिया जाता था, अब वह रिटेल ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध है और लोन की राशि 10,000 रुपये से शुरू होती है। तो कोई भी व्यक्ति जिसकी अल्पकालिक फंड की आवश्यकता है और उसके पास दीर्घकालिक निवेश हैं, उसके लिए यह सही उत्पाद है। बहुत ही सरल फॉर्मूला है, आपके पास दीर्घकालिक निवेश होने चाहिए और आपको 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने के लिए अल्पकालिक पैसों की जरूरत है। ये सही उत्पाद है क्योंकि अपने दीर्घकालिक निवेशों को रिडीम करने का कोई मतलब नहीं है। दीर्घकालिक लाभ से वंचित है आप चाहते हैं। क्या इसमें कोई न्यूनतम या अधिकतम आरएन राशि है? मेरा मानना है कि यह भी उधारकर्ता की क्रेडिट योग्यता पर निर्भर करेगा, तो इसकी सीमा कैसे तय होती है? तो क्रेडिट योग्यता केवल यह तय करने के लिए देखी जाती है कि ऋण दिया जाएगा या नहीं, लेकिन जहां तक ऋण राशि की बात है, इक्विटी म्यूचुअल फंड और शेयरों के मामले में न्यूनतम राशि 10,000 से लेकर 1 करोड़ तक है। डेब्ट म्यूचुअल फंड के मामले में यह 10,000 से शुरू होता है। आपको ऋण लेने के लिए पर्याप्त कोलेटरल होना चाहिए, बस इतना ही। हम आपकी पुनर्भुगतान क्षमता की जांच नहीं करते हैं, क्योंकि यह बुलेट पेमेंट है और ये एक शॉर्ट टर्म कैश फ्लो सॉल्यूशन है, ऐसा कह सकते हैं। तो क्या फंड्स के एंड यूसेज पे कोई पाबंदी है? क्योंकि जैसा आपने कहा ये शॉर्ट टर्म के लिए बढ़िया है, लेकिन क्या इसे किसी तरह के पर्सनल लोन की तरह माना जा सकता है कि मैं बस ये पैसा उधार ले रही हूँ? क्योंकि पर्सनल लोन एक तरह का लोन होता है जिसे आप किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या इस लोन से मिलने वाले पैसे के इस्तेमाल पर कोई रोक या नियम है? तो बस एक ही पाबंदी है कि आप इसे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, और हम क्लाइंट्स को इसे कैपिटल मार्केट में इस्तेमाल करने से हतोत्साहित करते हैं। ये प्रोडक्ट उसके लिए उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा आप इसे कई कारणों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्कूल फीस भुगतान, इंश्योरेंस भुगतान या आपके शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है। पैसे की ज़रूरत जैसे घर की मरम्मत, ऑफिस की मरम्मत, आप कहीं यात्रा पर जाना चाहते हैं और आपके पास अभी पैसे कम पड़ रहे हैं, लेकिन आप आने वाले महीनों में कुछ इनकम की उम्मीद कर रहे हैं, तो इस तरह की सभी ज़रूरतें जो अल्पकालिक होती हैं, उनके लिए यह लोन लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए आपको यह लोन घर खरीदने के लिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर आप इस लोन को बहुत अधिक लंबे समय तक चलाते रहेंगे, जो इस प्रोडक्ट के लिए सही नहीं है। तो मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा, ज़रूरतें अल्पकालिक होनी चाहिए, अधिकतम 1 साल तक, तब ये प्रोडक्ट उपयुक्त है। अन्यथा ये बेहतर है कि आप म्यूचुअल फंड या शेयरों को रिडीम कर लें और उस राशि का उपयोग अपनी ज़रूरत के लिए करें। ठीक है,
आइए ब्याज दर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका एक मुख्य सकारात्मक पहलू ये है कि आपके पास अपनी संपत्ति है, आप बस उसे गिरवी रख रहे हैं, आप उस संपत्ति के संभावित संपत्ति निर्माण के पहलू को नहीं खो रहे हैं जिसे आप संस्था के पास जमा कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि ब्याज दरें बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन साथ ही लोगों के पास एफडी आदि में पैसा होता है, और यहीं पर आप देख सकते हैं कि यह नकारात्मक आर्बिट्राज आपकी संपत्ति को खा रहा है। लेकिन इस मामले में निश्चित रूप से इसमें एक अतिरिक्त लाभ है। तो आइए बात करते हैं फिर ब्याज दर की। बाजार में ब्याज दरें आमतौर पर 9.5 से 11 से 12% तक होती है, जो ग्राहक की विश्वसनीयता और अलग अलग ऋणदाताओं पर निर्भर करती हैं, और एक ही ऋणदाता के लिए भी हर ग्राहक के लिए अलग अलग दरें होती हैं। हम शायद बाजार में एकमात्र ऋणदाता हैं, एसेट फाइनेंशियल सर्विसेज, जिनकी केवल एक ही दर है। तो चाहे कोई भी ग्राहक हो, आपका लोन अमाउंट कुछ भी हो, ब्याज दर 10.25% है। तो दर को लेकर कोई चर्चा नहीं होती। आपको पूरा यकीन है कि यही दर आपके लिए है और यही दर सभी के लिए है। मुझे लगता है कि ये एक अनूठा प्रस्ताव है जो हम बाजार में लेकर आते हैं, क्योंकि आप निश्चिंत रहते हैं। हम अपने लैंडिंग प्रोसेस, ब्याज दर और प्रोसेसिंग फीस में पूरी तरह पारदर्शी हैं। तो ये एकल ब्याज दर और एकल प्रोसेसिंग फीस वाला लोन है। फिर से स्पष्ट करने के लिए, हाँ, म्यूचुअल फंड संस्थान के पास होंगे या आपके पास होंगे। लेकिन मान लीजिए अगर मैंने किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड या किसी भी शेयर का डिविडेंड विकल्प लिया है, तो डिविडेंड्स मेरे बैंक खाते में, मेरे नामित बैंक खाते में आते रहेंगे। आपके डीपी खाते में या स्टोर में? आपके डीपी खाते में, सही है। तो इस संदर्भ में मैं बस ये समझना चाहती हूँ। और निश्चित रूप से ब्याज दरें भी अपेक्षाकृत कम है, शायद किसी अन्य पर्सनल लोन की तुलना में जो आप बैंक में वहां बाहर ढूंढेंगे। फिर इसमें जोखिम कहाँ है? मेरा मतलब है, मुझे बस ये समझना है, क्योंकि ये करने के लिए बहुत उचित चीज लगती है, क्योंकि आपके पास अभी भी अपने म्यूचुअल फंड का स्वामित्व है। तो कल भी अगर एनआईवी बढ़ती रहती है तो उसका लाभ आपको ही मिलेगा, क्योंकि 1 साल बाद जब आप चुकता कर देंगे तो आपके म्यूचुअल फंड्स आपको वापस मिल जाएंगे। तो मैं बस जोखिम और इनाम को समझना चाहती हूँ। ये पर्सनल लोन या किसी अन्य प्रकार के लोन जैसे गोल्ड लोन के मुकाबले कैसे फिट बैठता है? सही है। तो देखिए, यह उत्पाद अच्छा है अगर आप इसे सबसे पहले शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके पास लॉन्ग टर्म निवेश है। ऐसे समय आते हैं जब लोग सोचते हैं कि मैं इक्विटी निवेशों पर 14 से 15% कमा लूंगा, चाहे वह शेयर हो या इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो कि लंबी अवधि में ठीक है। लेकिन अगर आपके निवेशों पर कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं है, मान लीजिए आपने निवेश किया है और आपके पास अपने निवेश के लिए लंबी अवधि की सोच नहीं है, तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। अगर आप 6 महीने या 1 साल में रिडीम करने की सोच रहे हैं, तो यह लोन आपके लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बाजार का व्यवहार बहुत अलग हो सकता है। ये अस्थिर हो सकता है, नीचे भी जा सकता है। लेकिन लंबी अवधि में हम सभी जानते हैं कि बाजार आपको एक अच्छा रिटर्न देगा। ऐसे में यह ठीक काम करता है। तो जोखिम यह है कि अगर आप अपनी आय और लोन पर लगने वाले ब्याज के बीच आर्बिट्राज खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो आपको इसे एक कैश फ्लो समाधान के रूप में देखना चाहिए, ना कि एक लोन के रूप में। मेरे लिए ये एक कैश फ्लो समाधान है। भारत में अधिकांश निवेशकों ने पिछले 5 वर्षों में निवेश करना शुरू किया है, और यह एसआईपी बुक की वृद्धि में देखा जा सकता है। मुझे लगता है कि पिछले 5 वर्षों में इंडस्ट्री की एसआईपी बुक में काफी वृद्धि हुई है, कई गुना, है ना। और यही दीर्घकालिक संपत्ति है। आमतौर पर कोई व्यक्ति जो एसआईपी के माध्यम से दीर्घकालिक निवेश करता है, आखिरकार वह व्यक्ति दीर्घकालिक बना रहता है या नहीं, यह एक अलग बात है। लेकिन निवेशक दीर्घकालिक सोच के साथ शुरुआत करता है। अब इतनी संपत्ति बिना उपयोग के पड़ी है जिसे रखा जा सकता है और एक कैश फ्लो समाधान निकाला जा सकता है म्यूचुअल फंड के खिलाफ एक के माध्यम से। तो अगर आप इसका विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं तो मुझे कोई जोखिम नजर नहीं आता। लेकिन अगर आप इसमें से आर्बिट्राज के जरिए कमाने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। इससे मेरे मन में एक और सवाल उठता है, ये एसआईपीएस और एसटीपीएस के लिए कैसे काम करेगा? क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जिस फंड को मैंने आपके पास गिरवी रखा है उसमें से एसटीपी तकनीकी रूप से रुक जाना चाहिए, क्योंकि एसटीपी मूल रूप से रिडीम करके दूसरे में ट्रांसफर करना होता है। तो मैं मानती हूँ कि वह रुक जाएगा। ये उनके साइट सीइंग के साथ कैसे काम करेगा? तो जो नई इनफ्लो आपके पास आती है, पोर्टफोलियो जो अनप्लेस्ड रहता है वो प्लेस नहीं होता।
प्लेस्ड यूनिट्स केवल वही यूनिट्स होती हैं जिन्हें आपने लोन लेते समय स्पष्ट रूप से प्लेस किया है। मान लीजिए आपने 2 साल में 100 यूनिट्स जमा की हैं और आप उन यूनिट्स को हमारे पास लोन लेने के लिए प्लेस कर रहे हैं, और उसके बाद जो भी यूनिट्स आपको एसआईपी या मंथली एसआईपी के जरिए मिलती है वे अनप्लेस्ड रहती हैं, यानी वे प्लेस्ड पोर्टफोलियो से बाहर होती हैं। आप उन यूनिट्स को बेच सकते हैं, स्विच कर सकते हैं या उनके साथ जो चाहें कर सकते हैं। इसी तरह एचडीपी के मामले में अगर आपके पास किसी फंड से एचडीपी है जिसे आपने प्लेस किया है, तो जब तक आपके पास अतिरिक्त यूनिट्स हैं वह एचडीपी काम करेगा। तो जैसे ही आप सीलिंग पर पहुंचते हैं, यानी आपके पास केवल वही यूनिट्स बचती हैं जो पूरी तरह से लेंडर के पास प्लेस्ड हैं, तो आपकी एचडीपी काम नहीं करेगी। ठीक है, समझ गई। मुझे लगता है कि इससे बस आखिरी संदेह भी दूर हो जाता है जो लोगों के मन में हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक प्रोडक्ट के रूप में और उसमें निवेश करने के अलग अलग टूल्स भी इतने इनोवेटिव हैं, जैसे एसटीपी वगैरह। तो जब हम म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में एक और नया फीचर जोड़ रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि यह भी एक ऐसा सवाल है जो लोगों के मन में आ सकता है। मैं थोड़ा विषय बदलना चाहती हूँ और आपसे भारत की आर्थिक यात्रा के बारे में थोड़ा पूछना चाहता हूँ। आपने खुद भी कहा था कि पिछले कुछ साल बहुत शानदार रहे हैं और हर कोई इसमें भाग लेना चाहता है। हम इसे एसआईपी के जरिए आ रहे योगदानों में भी देख रहे हैं। तो पिछले कुछ साल वाकई शानदार रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हम अगले कुछ वर्षों तक इसी रफ्तार को बनाए रख सकते हैं? सालों तक? हालांकि मैं देश की अर्थव्यवस्था का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन अगर आप कुछ आंकड़ों को देखें तो हमसे 6.5% जीडीपी वृद्धि की उम्मीद की जा रही है, और यह सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने, विनिर्माण सुधारों के साथ समर्थित है। बहुत हाल ही में जीएसटी सुधार भी हुए हैं। अगर हम इन सब बातों के साथ साथ महंगाई को भी देखें जो लगभग 4% है, जो आरबीआई के लिए संतोषजनक स्तर है, तो इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि सिर्फ 5 साल नहीं बल्कि अगले 10 साल भारत के हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो एकमात्र बात जिसकी मुझे चिंता होगी वह है एक अस्थिर केंद्र सरकार। तो अगर हमारे पास अगले 10 सालों तक एक स्थिर केंद्र सरकार रहती है तो मुझे लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन करेगी, और इसका मतलब हमारे जैसे ऋणदाताओं के लिए यह है कि हमें खुदरा और छोटे उद्यमों के क्रेडिट विकल्पों में पर्याप्त अवसर मिलेंगे, क्योंकि यही क्षेत्र अच्छा करेगा। मुझे उम्मीद है कि हमारे लिए उधारी लागत स्थिर रहेगी, नियामक निगरानी बनी रहेगी, जो कि अच्छी बात है क्योंकि इसकी जरूरत है। और हम सभी ने 2008 में देखा कि भारत पर दुनिया की तुलना में कितना कम प्रभाव पड़ा था। मुझे लगता है कि इसका श्रेय नियामकों को जाता है। तो जो कोई भी जोखिम प्रबंधन और संचालन पर बहुत जोर देता है उसे अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। और मीडियासेट फाइनेंशियल सर्विसेज में हम जोखिम प्रबंधन, संचालन, अनुपालन पे बहुत जोर दे रहे हैं, और हम जल्दी में नहीं हैं लेकिन एक अच्छी गति से बढ़ने की उम्मीद करते हैं। तो आइए मेरे एसेट ग्रुप के बारे में थोड़ा बात करते हैं। यहाँ कई वर्टिकल्स हैं। लैंडिंग वर्टिकल एक है, म्यूचुअल फंड भी है, आपके पास एक ब्रोकरेज फर्म भी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो आप इन सभी अलग अलग वर्टिकल्स को कैसे बढ़ते हुए, योगदान करते हुए और भारत की अर्थव्यवस्था से लाभ उठाते हुए देखते हैं? तो अगर आप मिराय एसेट को वैश्विक स्तर पर देखें तो ये सभी वर्टिकल्स कई देशों में मौजूद हैं। तो हम एक फाइनेंशियल सर्विसेज हाउस हैं। भारत में हमने 2007 में म्यूचुअल फंड के साथ शुरुआत की थी। हमें उस सेक्टर में थोड़ा मायने रखने लायक बनने में लगभग 8 से 10 साल लगे। अब हम, मेरा मानना है, 8वें या 9वें स्थान पर हैं एसेट मैनेजर्स में, और हमारे पास 2 लाख करोड़ से अधिक का AUM है। समय के साथ हमने ब्रोकिंग में भी कदम रखा। साल 2017 में, बहुत हाल ही में, हमने शेर खान ब्रोकिंग का अधिग्रहण किया है। इस अधिग्रहण के साथ हम ब्रोकिंग क्षेत्र में टॉप 10 खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। हमने प्राइवेट इक्विटी और इंडेक्स बिजनेस में भी कदम रखा है। इंडेक्स बिजनेस इस समय लगभग $2 बिलियन की संपत्तियों का प्रबंधन करता है। 2020 में हमने लैंडिंग बिजनेस में प्रवेश किया और हमारे पास लगभग 2000 करोड़ की संपत्तियों का प्रबंधन है। मूल रूप से हमारे समूह की फिलॉसफी ये है कि हम तभी किसी व्यवसाय में प्रवेश करते हैं जब हमें लगता है और जब हमें इस बात का विश्वास होता है कि हम क्लाइंट को इनोवेटिव सॉल्यूशंस दे सकते हैं और हम उस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकते हैं। तब हम उस व्यवसाय में प्रवेश करते हैं।
और ये बात हमारे सभी व्यवसायों पर लागू होती है। अब मुझे लगता है कि इन सभी व्यवसायों के साथ हम क्लाइंट्स के लिए एक वन स्टॉप शॉप बन गए हैं। मुझे लगता है कि बीमा को छोड़कर, जो एक बिल्कुल अलग क्षेत्र है, लेकिन इसके अलावा अब हम भारत में एक पूर्ण विकसित वित्तीय सेवाओं का हाउस है। ठीक है, आपके बारे में क्या सुनकर खुशी होगी, आपके करियर पथ के बारे में, क्योंकि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, और फिर मुझे लगता है कि आपने खुद को वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में इनोवेटिव सॉल्यूशंस देते हुए पाया। तो आइए आपसे सुनते हैं कि आपका खुद का करियर पथ कैसे आगे बढ़ा। देखिए, मैं एक व्यवसायी परिवार से आता हूँ। मैं कभी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना नहीं चाहता था। असल में मैंने एक टर्म छोड़ दी थी क्योंकि मैंने खुद को रजिस्टर नहीं किया था। लेकिन फिर बहुत सोच विचार के बाद मुझे लगा कि उस समय मेरे लिए ये सबसे सुरक्षित विकल्प है और मैंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर ली। पहले दिन से ही मैंने हमेशा कहा कि मैं डिफॉल्ट से सीए हूँ और पहले 20 से 22 सालों तक मैं फाइनेंस में था और मैं कहूँगा कि मैंने काफ़ी अच्छा किया और मुझे लगता है कि मैं भाग्यशाली हूँ कि अपने करियर की शुरुआत में ही मुझे बिजनेस लीड करने का कुछ मौका मिला। जैसे अंबुजा में मैंने कोलकाता में 29 सिनेमा मल्टीप्लेक्स बनाया। फिर मैं मुंबई चला गया और 2007 में मेरे एसेट से जुड़ा। तो मैं मेरे एसेट म्यूचुअल फंड का फाउंडिंग मेंबर था। हमें लाइसेंस मिला, फिर हमने एक ब्रोकिंग बिजनेस शुरू किया और अब जब कंपनी ने लैंडिंग में उतरने का फैसला किया तो मैं अब लैंडिंग साइड में आ गया हूं और एक ऐसा NABFC बनाने की कोशिश कर रहा हूं जो पारदर्शी हो, जो क्लाइंट को इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रदान कर रहा है। ठीक है, और जब आप ये सब नहीं कर रहे होते हैं तो समझते हैं कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, कोई हॉबी, या अगर आपके पास समय हो तो ऐसी कोई चीज जो आपको अपने पर्सनल टाइम में करना पसंद हो। मुझे यात्रा करना बहुत पसंद है, तो अगर आप मुझे मौका दें तो मैं कहूँगा ठीक है, चलो कहीं चलते हैं। यात्रा का मतलब सिर्फ लंबी 10 दिन या 8 दिन की ट्रिप नहीं है, ये 1 दिन की भी हो सकती है। ये न केवल मुझे शांत करती है बल्कि मुझे फिर से ऊर्जा भी देती है। कभी कभी जब मैं अच्छा महसूस नहीं करता या बीमार महसूस करता हूँ तो जैसे ही मैं घर से बाहर निकलता हूँ मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगता है। हाँ, तो यात्रा करना मुझे पसंद है, लेकिन यात्रा से भी ज्यादा मुझे लगता है कि मैं यात्रा की प्लानिंग पर ज्यादा फोकस करता हूँ। ठीक है, तो जब तक मैं असल में उस जगह पर पहुँचता हूँ, हाँ बिल्कुल, मेरे दिमाग में मैं यात्रा कर चुका हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत खास बात है कि मैं बहुत ज्यादा प्लानिंग करता हूँ, खासकर उन यात्राओं के लिए जो 4 या 5 दिन से ज्यादा की होती हैं। दूर दराज। हाँ, कोई हालिया डेस्टिनेशन या कोई पसंदीदा छुट्टियों की जगह? मैं पहाड़ों का इंसान हूँ, इसलिए मुझे बीच पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पहाड़ बहुत पसंद है। यूरोप, कुछ देश हैं जो मुझे पसंद हैं। मैं वहाँ बार बार जाना चाहूँगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो खूबसूरत हैं। भारत में भी कई जगह हैं जो शायद उससे भी बेहतर हैं, लेकिन जो बेहतरीन यात्रा का अनुभव वहाँ मिलता है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ जब मैं यात्रा करती हूँ तो डेस्टिनेशन तक पहुँचते पहुँचते मैं थक जाती हूँ। यात्रा में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, तो वहाँ आप जानते हैं सब कुछ ऐसे चलता है जैसे पानी बह रहा हो, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, आप बस बहाव के साथ चलते हैं और यही बात मुझे आपके बारे में पसंद है। तो एक बात बहुत साफ है कि आप एक योजनाकार हैं और मुझे यकीन है कि ये आपकी नेतृत्व शैली में भी झलकता है। क्या आपको लगता है कि आप एक कट्टर योजनाकार हैं? क्या आप शायद अभी भी अगले हफ्ते की योजना बना रहे हैं जब हम यह बातचीत कर रहे हैं? क्या यही आपका प्रबंधन का तरीका है? असल में मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब जब आप इस पर बात कर रहे हैं तो मुझे लगने लगा है कि हाँ, ये काफी हद तक ऐसा ही है, क्योंकि मैं योजना बनाने में बहुत समय और मेहनत लगाता हूँ और उसके बाद टीम को उसे लागू करना होता है और फिर मैं उसमें ज्यादा शामिल नहीं रहता। लेकिन योजना बनाना कुछ ऐसा है जिस पर मैं आमतौर पर भरोसा नहीं करता, तो मैं बारीकियों में। हमारे किसी भी युवा दर्शक जो यह देख रहे हैं और शायद आपके क्षेत्र यानी वित्तीय सेवाओं में आने का सोच रहे हैं, क्या आप उन्हें कोई सलाह देना चाहेंगे? शायद ऐसी कोई चीज जिससे वे आज खुद को लैस कर लें, जो शायद जब आपने अपना करियर शुरू किया था तब जरूरी नहीं थी। देखिए, न सिर्फ वित्तीय सेवाओं में बल्कि किसी भी उद्योग में जिसमें आप जाना चाहते हैं, आपको अपनी प्रवृत्ति का पालन करना चाहिए। देखिए, मैं बहुत सहज व्यक्ति हूँ और मुझे लगता है कि हर किसी के पास ये गुण होता है, सिर्फ इतना है कि आपको इसे पहचानना होता है। अभ्यास से आप ऐसा कर सकते हैं और खासकर वित्तीय सेवाओं में
हम बात करते हैं कि ये एक फिड्यूशियरी जिम्मेदारी है जो आप निभाते हैं, खासकर अगर आप मनी मैनेजमेंट साइड में हैं, क्योंकि आप किसी और के फंड का प्रबंधन कर रहे हैं, तो उस पैसे का ध्यान रखने की आपकी अतिरिक्त जिम्मेदारी है। यहाँ किसी भी तरह के रोमांच की कोई गुंजाइश नहीं है। ये एक बहुत ही उबाऊ काम है। जितना ज्यादा आप इसे उबाऊ बनाएंगे, ये मैं हमारे AMC CEO स्वरूप मोहंती से उधार ले रहा हूँ, जो हमेशा कहते हैं इसे और उबाऊ बनाओ। सही है ना? किसी ने मुझे मेरे शुरुआती दिनों में कहा था, वहां मत जाओ जहां रास्ता जाता है, बल्कि वहां जाओ जहां कोई रास्ता नहीं है और अपनी छाप छोड़ो। तो यही मैं करता आ रहा हूं। मैंने बहुत सी ऐसी चीजें की हैं जो मेरी योग्यता या अनुभव के अनुसार स्वाभाविक नहीं थी। तो मेरी सलाह है कि डरिए मत, जोखिम लीजिए। जोखिम न लेना ही सबसे बड़ा जोखिम है। ठीक है कृष्ण, मुझे लगता है कि यह बहुत ही ज्ञानवर्धक बातचीत थी। मुझे लगता है कि हमने बहुत कुछ कवर किया, जैसे कि एक दिलचस्प और नवोन्मेषी उत्पाद जो कैश फ्लो और कैश फ्लो प्रबंधन के लिए आया है, और अंत में करियर, वित्तीय करियर मास्टर क्लास जैसी बातें भी की। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मोबिना। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कृपया इसे ऐसे ही जारी रखें। मुझे लगता है कि इससे निवेशकों को काफी मदद मिलेगी। एक कंपनी के रूप में हम व्यक्तिगत रूप से क्या नहीं कर सकते, है ना? सही जानकारी के साथ कई निवेशकों तक पहुंचना, और यही तो आप कर रहे हैं। मैं सोचता हूं बहुत बढ़िया काम है। कृपया जारी रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, सराहना करती हूँ। धन्यवाद। हम मार्केट पिलर्स अनकवर्ड के एक और एपिसोड के अंत में आ गए हैं। कृपया अपनी टिप्पणियां साझा करें कि म्यूचुअल फंड्स, शेयरों और सिक्योरिटीज के खिलाफ लोन पर आपके क्या विचार हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक और एपिसोड के साथ फिर लौटेंगे।